हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी जामिया एंट्रेंस अड्डा। एक बार फिर से आ चुके हैं हम आपके सामने वीडियो लेकर। बेसिकली आज जो वीडियो है ये कोई करंट अफेयर की वीडियो नहीं है। ये जो आपका एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था बीएड स्पेशल एजुकेशन का, उसका लाइक एग्जाम पेपर है। तो सेट ए है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपका सेट बी हो सकता है, सेट सी हो सकता है। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे पूरे क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, और विद एक्सप्लेनेशन बताएंगे इन सारी चीजों को। और बहुत इजी पेपर था। कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कितना जा सकता है। इसके अलावा ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एसएलडी का एग्जाम पेपर है बेसिकली। ठीक है, आइए देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन द प्राइमरी कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो सिंपल सी बात है, देखिए अर्थ की जब नीचे टेक्टोनिक प्लेट जो होती है ना, वो मूव करती है। मॉल्टन मैग्मा बेसिकली जब मूव करेगा तो सिंपल सी बात समझो, आपका क्रस्ट में जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो मूव करेगा, तो उसकी वजह से आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है। इतनी बात आप समझ लीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा विच मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम लॉन्च करने वाले अकबर थे। ठीक है, इसके अलावा आइए बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर व्हीट कल्टीवेशन नदर्न प्लेन। तो सिंपल सी समझो, इंडिया में टोटल ऑलमोस्ट 8 टाइप की सॉइल होती है। ठीक है, 8 टाइप की सॉइल होती है। जैसे आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी महाराष्ट्र के इलाके के में, जहाँ पर ह्यूमरस क्लाइमेट होता है। ब्लैक सॉइल छोटा नागपुर में आपको मिलेगी रेड सॉइल, जस्ट बिकॉज ये फेरस ऑक्साइड बना लेती है। यहाँ की जो सॉइल होती है ना, उसमें आयरन होता है। आयरन ऑक्सीजन से रेड करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, तो इसलिए इसका कलर रेडिश कलर का होता है। तो एलुवियल सॉइल इज द परफेक्ट होती है आपके व्हीट कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, और इसमें वाटर को अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बहुत होती है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। और ये क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता बहुत ज्यादा फाइन होती है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं होती है। इसमें कुछ बड़े पार्टिकल होंगे, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। ठीक है, आईसी आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने वॉन किया था? आपको पता है, इंडिया ने किया था। कमेंट में बताइए रनर अप कौन रहा था 2024 का, कहाँ हुआ था। अगेन यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सक लूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बीएड का भी है, आपका बीए के भी है, बीएलएलबी भी होगा कई लोगों का। तो सबको देखना है ये वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने आंसर जरूर देना है। प्लस इस सेशन को शेयर जरूर करना है। ठीक है, आपको बताना है 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, रनर अप कौन रहा था और कहाँ हुआ था। बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में क्या करेगा, ये बेसिक सी चीज है, लेकिन हम पढ़कर करने की कोशिश करते हैं। देखो, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के वक्त का ऐसा है जो पूरी तरह से टीचर्स को रिप्लेस करते हैं। इन फ्यूचर की हम बात नहीं कर रहे, कर सकता है टीचर्स को, बट पूरी तरह से नहीं कर सकता टीचर्स को रिप्लेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके अलावा ओनली यूज फॉर एग्जाम, क्या एग्जाम में ही यूज होगा इसका? नहीं है, ये भी गलत हो गया। एलिमिनेशन नीड ऑफ करिकुलम, नहीं, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर होगा इनेबल पर्सनलाइज एंड एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द आर्टिकल 70। आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए गए थे। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपको सीधा सीधा मैंने बताया था। ये क्वेश्चन जामिया का फेवरेट है, हर एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। तो देखो, ये सारी गैस हीलियम फैमिली की हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडन, जेनॉन। ठीक है, तो अगर हम इनके सबके एटॉमिक नंबर के, अगर आप पेरियोडिक टेबल एक बार देखे होंगे, तो इन सब के जो एटॉमिक नंबर होते हैं ना, बेसिकली उन सब में सबसे ज्यादा जेनॉन का होता है 54। बाकी सबसे सॉरी, एक सेकंड, जेनॉन का होता है 54, और नियॉन का बेसिकली होता है 10, आर्गन का 18 और क्रिप्टॉन का 36। तो जेनॉन सबसे ज्यादा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा और ये हैवी भी होगा। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और बता दूं आपको, याद रखना है कि सबसे ज्यादा अगर लाइट एटॉमिक नंबर होता है तो हाइड्रोजन का होता है या हीलियम का होता है। और ये हल्की होने की वजह से एटमॉस्फेयर में आपको सबसे अपर वाली जो
लेयर होती है जिसको हम एग्जॉस्फेयर कहते हैं, वहां पर देखने को मिलती है। तो आपको ये भी बताना होगा कमेंट में कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती है। देखिए अभी हम पेपर सॉल्व करके ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम आगे के जो एग्जाम पेपर है उनको भी एक तरह से देख रहे हैं, जामिया का माइंडसेट कहाँ जा रहा है। तो आपको इसको मल्टी डायमेंशनली खोल खोल करके देखना होगा क्वेश्चंस को। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो बताओ लार्जेस्ट ओशियन, आप सबको पता है पैसिफिक ओशियन है लार्जेस्ट। ठीक है, आपको पता है कॉन्टिनेंट बताना पड़ेगा आपको, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आपको पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट ओशियन पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये सब चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनोरोबिक रेस्पिरेशन। देखो ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है, एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, आपकी मतलब आप इनहेल ना कर पा रहे हो उसको, तब होगा। ये कब होता है, सपोज दैट मैं एग्जांपल के तौर, आप रात में सो रहे हैं और आपको खर्राटे आने लगे, ठीक है, लाइक एग्जांपल खर्राटे नहीं, कभी कभार आपकी नींद टूट गई या खर्राटे आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, बस। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं है प्लांट में होता है, ऐसा नहीं है, प्रोड्यूस मैक्सिमम एटीपी, ये भी गलत आंसर होगा। अच्छा एक चीज को आप ध्यान रखिए, आने वाले पेपर में अगर कुछ स्टूडेंट की क्वेश्चन पेपर मतलब ये एग्जाम सही नहीं गया, तो आप ना जैसे मैं कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा पेपर छूट गया या फिर मुझे समझ में, तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करा करो अपने पास से, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालने की कोशिश करा करो। चलो आगे देखते हैं, या फिर हम कोशिश करेंगे, आप कमेंट में बताइए कि हमें एक दो क्लासेस और लेकर आ जाना चाहिए कि हम ये देखें कि मतलब आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो हमारे हमारे स्टूडेंट्स के अलावा जो लाइक यूट्यूब फैमिली है हमारी, उनमें से, कि हम आपके लिए कुछ हेल्पिंग वीडियोस बनाएं जो आपको हेल्प करें एग्जाम में। आप कमेंट में बताइएगा कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को ना आते हुए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप उसका फायदा ले सकते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच ऑफ दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी विद इट्स फाउंडर। तो करेक्टली मैच में अगर हम देखें तो कौन कौन से होंगे, सिंपल सी बात समझो, इसका राइट आंसर होगा खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने फाउंड किया था, बाद में जलालुद्दीन खिलजी के बाद इसमें अलाउद्दीन खिलजी आए, ठीक है। सिलीब डायनेस्टी बलबन ने फाउंड नहीं की थी, याद रखना इस चीज को, ओके ओके। बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड की थी सिलीब डायनेस्टी, ओके। इसके अलावा अगर तुगलक अगर डायनेस्टी की बात करूं, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको फाउंड किया था, ठीक है, ओके, इसको ध्यान रखना अपने हिसाब से, ओके। चलिए आगे चलते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द नेशनल एजुकेशन डे, कितनी बार आपको बताया नेशनल एजुकेशन डे कब बनाया जाता है, जब मैंने स्टैटिक पढ़ाया था तब भी बताया था 11 नवंबर को मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज वेल एज ये फाउंडर्स में से भी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया क्यों इस्टेब्लिश किया गया, जस्ट बिकॉज इंडिया में ना लाइक हमें ब्रिटिशर्स की एजुकेशन को काउंटर करना था, इसलिए। दूसरी बात, किस कमेंट में बताइए किस मूवमेंट के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया को इस्टेब्लिश किया गया, इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कितनी बार ही बताया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है अंडर आर्टिकल 368, ओके, याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी देख लीजिए 280 में क्या होता है, 280 बेसिकली डील करता है फाइनेंस कमीशन से, ओके। कमेंट में बताइए आर्टिकल 356 और आर्टिकल 32 क्या है, ओके। एसडीजी गोल 12 प्राइमरी कंसर्ट विद, तो एसडीजी गोल जो है ना
ये भी याद आपको रखना पड़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के गोल हैं, बेसिकली 17 गोल हैं। इनको 2030 तक हमें या फिर वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को अचीव करना है। इसमें क्या है, लाइक जेंडर इक्वलिटी है, या फिर नो पॉवर्टी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, ठीक है, क्वालिटेटिव एजुकेशन है। ऐसे गोल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड को अचीव करना है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। इसी के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल एक इंडेक्स रिलीज करता है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ओके, चलिए इसके अलावा 12 नंबर का जो गोल होगा, रिस्पॉन्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग ये भी कमेंट करते चलिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए, क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में यही फर्क होता है। ऑफलाइन में तो चलो हम स्टूडेंट से अट्रैक्शन कर लेते हैं, और ऑनलाइन में सबसे बेस्ट है यूट्यूब, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अभी जब मेरी क्लासेस देख रहे हो तो अपनी गर्दन को हिलाइए, पेन पेपर लेकर के बैठिए, कमेंट में क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक है। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको अगर नहीं दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, हमने सबके लिए व्हाट्सएप नंबर भी फ्री रखा है, सबके वहां पर आंसर भी देते हैं। इज दैट क्लियर? ये बताइए कि क्लाइमेट एक्शन किस गोल का पार्ट है, लाइफ बिलो और वाटर किसका पार्ट है, क्लीन एनर्जी किसका पार्ट है, मतलब कौन सा गोल है ये, ठीक है। which plant issue which plant tissues is responsible for transformation of mineral water। देखिए जाइलम एंड फ्लोएम से क्वेश्चन आ गया, ये मैंने आउट किया तो क्वेश्चन मैं, मतलब जब जब बताता हूं तो मैं कह ही देता हूं कि भाई आएगा ही आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम। जाइलम वाटर और मिनरल को रूट से ले जाता है लीव्स तक, और लीव्स पर जाकर के फूड प्रिपेयर होकर के कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फ्लोएम से वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ किडनी इन द ह्यूमन। तो ह्यूमन में किडनी क्या काम करती है बच्चों? सिंपल एक काम करती है, फिल्टर करती है ब्लड को, रिमूव करती है वेस्ट फ्रॉम यूरिन की फॉर्म में। ओके, और हार्ट का काम क्या होता है, सॉरी, ठीक है, बेसिकली हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है ये आप बताइएगा कमेंट में। इसके अलावा ठीक है, इसको याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश आर्टिक, ठीक है, आर्टरीज फ्रॉम वेन्स। तो इसमें क्या है, ये हार्ट से आ चुका है, जहां पर हम आर्टरीज और वेन्स की बात करते हैं, जहां पर परमिनरी आर्टरीज और परमिनरी वेन्स की बात करते हैं, ठीक है। चीख चीख करके बताया था ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, तो आपने आई होप सही करा होगा। ऑप्शन नंबर सी, आर्टरीज कैरी ब्लड एबो फ्रॉम हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 कट चुका है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम इंडिकेटर। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है। क्या करता है पहले तो ये बताइए, एचडीआई रिलीज कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है एसडीआई, और कब से ये शुरू करा गया? क्या इससे रिलेटेड कमेंट में बताइए कौन से दो साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से ये रिलीज करा गया एसडीआई, ठीक है। ओके, और इंडिया के कौन से वो इंडिया के बेसिकली थे, इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ इस चीज पर। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली ये क्या मेजर करता है एसडीआई? एसडीआई मेजर करता है हेल्थ, बेसिकली हेल्थ को मेजर करता है, एजुकेशन और इनकम इंडिकेटर्स को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रिलेटेड टू द प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? साइबर सिक्योरिटी। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सबको बताया था चीख चीख करके, यूएन तैयार कर लेना कर लेना कर लेना, ठीक है, इसके सारे ऑर्गन तैयार कर लेना, उनके हेडक्वार्टर तैयार कर लेना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेन बॉडी है, यहाँ पर क्या होंगे, 5 तो परमानेंट मेंबर होंगे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। बच्चों चीख चीख करके कमेंट में बताइए P5 नेशन के नाम। ओके, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं हर 2 साल पर, ठीक है।
ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने P5 है। P5 नेशंस के नाम कमेंट में बताइए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? अब और इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, बेसिकली उसके जो जितने भी ऑर्गन है उनमें से एक एजेंसी है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, इसको आप कमेंट में बताइए। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 हिस्ट्री जब बताई थी, कराई गई थी, तो आपको चीख चीख कर इसके बारे में भी बताया गया था। तो आर्टिकल और क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट होगा डिक्लाइन ऑफ मराठास पावर इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कीम स्पेशली एम टू प्रमोटिंग ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल इन इंडिया? तो एजुकेशन के लिए बच्चा गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट स्कीम थी। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप के लिए थी, मेक इन इंडिया बेसिकली इंडिया को इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करने के लिए, सब चीख चीख करके कराई गई है। डिजिटल इंडिया इंडिया को डिजिटली प्रमोट करने के लिए थी। ठीक है, यहाँ का डिजिटल अच्छा हो, यहाँ का लाइक आईटी फील्ड अच्छा हो, डिजिटल इंडिया का पर्पज ये था। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताते रहिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको लेकर के। ठीक है, विच मेटल इज वाइडली यूज टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी एंड लो कॉस्ट? तो सिंपल सी बात समझो, देखो अगर इलेक्ट्रॉन मतलब करंट, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए, तो करंट सबसे ज्यादा अच्छा फ्लो होता है सिल्वर में। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पर कॉपर में। अब सिल्वर इसमें आंसर है नहीं, और सिल्वर को यूज इसलिए नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज मोस्ट एक्सपेंसिव, तो कॉपर इसका राइट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। 23 देखते हैं। विच ऑफ द डिजर्ट इज लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? तो सहारा इज द लार्जेस्ट डिजर्ट। ठीक है, अब थर्ड डिजर्ट बताइए कहाँ है? ये इंडिया में राजस्थान और पाकिस्तान के कंपोजिट पार्ट में पड़ता है। कलाहारी डिजर्ट की लोकेशन बताइए। अरेबियन डिजर्ट कहाँ पर है, इसकी लोकेशन बताइए। ठीक है, अब देखिए डिजर्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट जो डीएलएड का पेपर था उसमें आपका सवाना डिजर्ट से पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। Which of the following river is not a tributary of the गंगा? तो इनमें से बेटा गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए चीज, चेनाब गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जामिया मिलिया इस्लामिया डिक्लेयर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जामिया मिलिया इस्लामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाया था? 1920 का फाउंडिंग ईयर था। उसके बाद में ये स्ट्रगल करता रहा 1988 आते आते इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी पूरी बात बताई थी जब इकोनॉमी पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद, ठीक है, विद इन अ कंट्री। इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का? दैट इज द बी। ओके, दैट इज द जीडीपी। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन यार यहाँ से ये रेस कर सकता है, अभी रिसेंटली आईआईपी सीपीआई का बेस ईयर चेंज कर दिया, और मैंने करंट अफेयर में बताया भी था। तो कमेंट में बताओ किस एक और चीज ईयर का बेस ईयर चेंज करके क्या कर दिया गया? ठीक है, ये बताते रहिएगा। व्हाट विच विटामिन हेल्प टू द कैल्शियम एज एब्जॉर्प्शन ऑफ द बोन फॉर्मेशन? तो बेसिक सी बात है, कौन सी विटामिन है जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है? दैट इज विटामिन डी। ठीक है, साइट्रिक एसिड नेचुरली फाउंड इन, जब मैंने एसिड की क्लास कराई थी तो आपको बताया था मिल्क में आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा, कर्ड में अपना आपको मिलेगा, आई थिंक कर्ड में मिलता है आपका एक टाइप से, आई डोंट नो, कमेंट में बताइएगा, थोड़ा मेरी जबान पे भी नाम नहीं ध्यान आ रहा है। चलिए कोई नहीं, तो हम अभी इसको डिस्कस कर 28 का होगा, दैट इज द लेमन। लेमन में साइट्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है, विनेगर में एसिटिक एसिड मिलेगा जिसको CH3COOH के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मूले याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये नाम ध्यान रखो। फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हर एक 5 साल में होता है, ये आप सबको पता ही होगा। लास्ट फीफा कब हुआ था? कमेंट में बताइए कहाँ हुआ था। नेक्स्ट फीफा कब और कहाँ होगा इसको बताइए। लास्ट फीफा जो हुआ था उसमें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, इसका विनर और रनर अप याद रखिए। ठीक है, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिहेबिलिटेशन काउंसिल के बारे में
बात की थी। ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग ट्रेनिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। ओके, आइए जनरल इंटेलिजेंस यहाँ से चालू होती है। बेसिकली रीजनिंग के बारे में बात करें, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा नंबर यहाँ रिप्लेस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस पैटर्न में अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिक सी चीज है, इसमें जो पैटर्न चल रहा है, तो बेसिकली देखो ये सीरीज है आपकी 30, 31, 93, ठीक है। 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई बाई 3, फिर प्लस 1 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 3, फिर प्लस 1, और उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई 3 और फिर प्लस 1 कर देंगे। 93 में जब आप प्लस 1 करेंगे, सीरीज ये काम कर रही है, तो यहाँ पर 94 हो जाएगा। राइट आंसर इज 94। आइए इसको रफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 60 सेंटीमीटर, द लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ब्रेड कितनी होगी। तो आपको रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला आना चाहिए इसके लिए, तो ठीक है, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला आना चाहिए। P इज इक्वल टू 2L प्लस B, पैरामीटर हमको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, पुट कर दो, 2 ये हो गया, L कितना दे रखा है 20, और P हमें पता करना है। यहाँ से 2 डिवाइड होकर के 30 आ जाएगा, और फिर उधर से 20 माइनस हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर 10 आएगा, ठीक है, नथिंग स्पेशल। अब जल्दी जल्दी मुझे वीडियो कंप्लीट करना है, इसलिए मैं कैलकुलेशन के कुछ शॉर्ट में कर रहा हूँ। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना होता है यार, कंपटीशन है यहाँ पर। अगर तेज नहीं भागोगे तो फिर कोई भी आपको छोड़ करके आगे निकल जाएगा। विच नंबर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, तो सीरीज क्या चल रही है 2 6 18 54, बहुत इजी है 162। तो देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। 162 का जब मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे 6 8, तो आपका आ जाएगा 486। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। ओके, आगे चलते हैं। अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर, व्हाट इट स्पीड, तो कुछ नहीं है, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, कमेंट में बताइए। 1 सेकंड में रुकता हूँ, जब तक कमेंट करिए। ओके, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 120 अप बाई 2, तो 60 इसका आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे चलते हैं। फाइंड ऑड वन आउट। ओके, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड पैरेललोग्राम, तो इसका राइट आंसर बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका राइट आंसर होगा दैट इज द सर्कल। सर्कल जस्ट बिकॉज इस शेप में होते हैं, ऑल आर इज इन शेप, लाइक लीनियर शेप में एक टाइप से होते हैं। लीनियर तो नहीं कहेंगे, लाइक इसमें बेसिकली लाइंस होती हैं, सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, तो कैसे 2 6 7 21, बहुत इजी है ये, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। 22 उसी के जो पिछली बार क्वेश्चन कर कर आए थे उसी की तरह, 2 3 जा 6 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, फिर प्लस 1, तो 67 इज द राइट आंसर। विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, 5 7 11 19 35, लिख लेते हैं इसको। तो इसका सिंपल सी बात है, ये +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, प्लस इसमें 8 हुआ, फिर +12 होगा, आई थिंक 12 नहीं होगा, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ 16 ऐड होगा। देखिए यहाँ टेबल जो चल रही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई बाई 2, अब 16 2 जा 32, यानी कि 35 में आप 32 ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7, 67 इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। सेशन को लाइक जरूर करिए बच्चों। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस
आपका 12 सेंटीमीटर है, तो हाइट दी हुई है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, इसके लिए बेसिक सा है। अगर आपको एरिया का फॉर्मूला पता है तो सिंपल सी बात है, आपको क्या उसमें हाइट निकालने में कोई प्रॉब्लम, वो सॉरी हाँ, हाइट निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू बेस इंटू हाइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ एरिया 48 है और 1/2 बेस कितना है 12 इंटू एच, तो उधर जा करके बन जाएगा 96 डिवाइड बाई, हम डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों। अब आप अपने हिसाब से इसको कर लेना जैसा भी हो। तो इसका राइट बी प्लस एच है ना, बी प्लस एच हो, बी इंटू एच होता है, सॉरी बी इंटू एच होता है। तो जब 12 से इसको कट करोगे तो 8 सेंटीमीटर इसका हाइट निकल के आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी। तो अल्टीमेटली ये भी तो हम कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको कट करके, ठीक है। सी इज टॉलर देन डी, हु इज शॉर्टेस्ट, तो डी होगा, बस खत्म बात। टुडे इज ट्यूसडे, व्हाट इज द डे आफ्टर 100 डेज। तो 100 डेज के बाद आपको पता होना चाहिए कौन सा डे होगा, इसको करते हैं, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपल चीज ये होती है कि 100 को वीक में पहले डिवाइड कर लीजिए। सपोज दैट मैं कहूँ कि टुडे इज ट्यूसडे, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आफ्टर 1 वीक कौन सा डे पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है ट्यूसडे पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 100 डिवाइडेड बाई 7 कर लीजिए, तो क्या आएगा इसका रिमाइंडर। हमें वीक से कोई मतलब नहीं है, हमें डेज से मतलब है, बस हमें रिमाइंडर चाहिए इसमें, ठीक है। तो 2 रिमाइंडर आएगा अगर डिवाइड करेंगे, तो वीक टोटल 14 निकल जाएंगे, 14 और 2 रिमाइंडर बचेगा। तो आफ्टर 2 डेज यानी कि आपको थर्सडे मिलेगा, वेडनेसडे थर्सडे। विच नंबर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर आएगा? 2 4 16, 2 4 16 2 5 6। तो अगर आप देखो ऑल आर, ये तो 2 तो एज इट इज है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। इसके अलावा आई थिंक 256 एज इट इज कैसे होगा ये, इसके बारे में करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन, ये 16 का स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे हमें 256 का स्क्वायर करके देखा, यहाँ पर देखिए आप, ये 2 का स्क्वायर था, ये आगे वाले नंबर का स्क्वायर इसमें है, ये 4 का स्क्वायर हो गया, और ये किसका है 16 का स्क्वायर है, आगे वाला 256 का स्क्वायर है। और जैसे ही आप 256 का स्क्वायर निकालेंगे ये आंसर आ जाएगा। विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा, बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था बच्चों। कट ऑफ मैं आपको अभी बताऊंगा कितनी जाएगी इसकी, ठीक है। 3 5 11 21 43। तो सिंपल सी बात करो, अगर इसमें मैं देखूं तो कुछ नहीं है, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ -1 हो गया, ये 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई बाई 2 +1, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 +1, आगे वाला जो टर्म आएगा मल्टीप्लाई बाई 2 -1 आएगा। तो सिंपल 43 का जब आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो दैट इज 86, और आपके -1 होकर के 85 बचेगा, इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। A train travels 60 kilometer in 1 hour. What is the distance will cover 2.5 hour? तो बेसिक सी चीज है, 1 आवर में इतना जाती है, तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 2.5 का मल्टीप्लाई 60 से करोगे, ठीक है। इजी करने के लिए अगर इसको चाहो तो आप ना, वैसे पॉइंट में भी मल्टीप्लाई करके आंसर इजीली निकल सकता है, लेकिन अगर जिन लोगों की मैथमेटिक्स का वीक है तो 2.5 को 5/2 लिख लो, ठीक है। ये 3 5 3 is 15, 150 किलोमीटर, बच्चों वाला क्वेश्चन था, नथिंग स्पेशल। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर मिलेगा? ये सब स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, 13 का है, ये 14 का है, आगे वाला 15 का स्क्वायर होगा। और 15 का स्क्वायर कितना होता है आप सबको पता है, दैट इज 225। ऑल टीचर आर एजुकेटेड, ऑल टीचर आर एजुकेटेड। तो सिंपल सी बात समझो, इसके लिए हम ऐसे बना सकते हैं, ये टीचर को डोनेट कर रहा है, ये एजुकेटेड को डोनेट कर रहा है। सम एजुकेटेड आर एम्प्लॉयड, कुछ एजुकेटेड एम्प्लॉयड है, कुछ एजुकेटेड एम्प्लॉयड भी हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड भी हैं। तो इसमें क्या सम टीचर्स आर एम्प्लॉयड, क्या कुछ टीचर एम्प्लॉयड हैं? तो आप ये कहेंगे इसके अकॉर्डिंग, बेसिक सी बात है कि अगर आपको ग्राफ देखने को मिले क्या कुछ टीचर एम्प्लॉयड है? नो, हैं भी और नहीं भी है, एक तरह से पूरी तरह से परफेक्टली कुछ नहीं पता है कि एम्प्लॉयड है या नहीं है। अगर यही सेम सर्किल में यहाँ बना देता तो बात फॉलो हो रही थी, लेकिन यहाँ बना हुआ है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो ये फॉलो नहीं करता। सम एम्प्लॉयड आर एजुकेटेड, क्या कुछ एम्प्लॉय एजुकेटेड है? ये तो बात क्वेश्चन में ही बोली गई है, सम एजुकेटेड आर एम्प्लॉय, तो ऑप्शन नंबर बी फॉलो करेगा। एक सर्टेन कोड में रेड को लिखा जाता है SFE, तो ब्लू को क्या लिखोगे? तो पहले तो रेड की निकालो, REDSFE, तो 1 1 ऐड हो रहा है, EF और DE, तो यहाँ पर भी 1 1 ऐड कर दो, CM और उसके बाद U की जगह पर आ जाएगा V और E की जगह F, CM VF, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 47 देखते हैं, द रेडियस ऑफ सर्किल। तो यार यहाँ पर सर्किल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज द 2 पाई r होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफेरेंस फाइंड करना है आपको, 2 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, r की वैल्यू आपको 7 दी हुई है, 7 से 7 कट होगा, 44 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं, टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट डे आफ्टर 10? तो आफ्टर 1 वीक देखा जाए, सॉरी, व्हाट डे वाज 10 डे एगो, आफ्टर बिफोर 10 डे, सॉरी बिफोर 1 वीक, अगर वेडनेसडे आज है, बिफोर 1 वीक वेडनेसडे ही पड़ेगा। अब 3 दिन और माइनस कर दो उसमें से, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले संडे इज द राइट आंसर। ओके, इतने इजी क्वेश्चन थे। रवि वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, रवि ये है, सपोज दैट, एक सेकेंड गलत है, यहाँ लिखते हैं, रवि और 10 मीटर ये नॉर्थ वॉक करता है, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, 5 मीटर ईस्ट में वॉक करता है, यहाँ पहुंच गया, उसके बाद में 10 मीटर साउथ में वॉक करता है, यहाँ पहुंच गया। हाउ फॉर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो बस बेसिक सी चीज है बच्चों, ये इतनी डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगी, क्या ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है? आप कहेंगे यस सर, तो 5 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। इफ ए फादर ऑफ बी, चलिए भाई ए फादर है बी का फादर है ए, आपकी सिंपल लैंग्वेज में लिख लिया। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है ब्रदर है किसका? सी का। सी इज द मदर ऑफ डी, सी जो है डी की मदर है। हाउ ए रिलेटेड टू डी, ए डी से कैसे रिलेटेड है? बच्चा एक बात बताओ, अगर बी ए बी का फादर है तो क्या वो सी का भी फादर होगा? आप कहेंगे यस सर। डी और ए का रिलेशन पूछा है, डी की मदर सी है और सी का फादर फिर ए, डी का कौन लगा? आप ये कहेंगे सर ग्रैंडफादर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे। अब फिर यहाँ यार इस बार क्वेश्चन, ये सीरीज नंबर सीरीज से बहुत क्वेश्चन दिए हैं इस बार, बहुत क्वेश्चन, जिसका नंबर थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड था ना, वो उसके लिए यार बहुत आसान हो जाएगी होंगी ये चीजें, कुछ नहीं है। 4 9 16 25 सब स्क्वायर है, आगे वाला 6 का स्क्वायर होगा, दैट इज 36। अ क्लॉक शो 3:15, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट? कुछ नहीं है, 3:15 हो रहा है क्लॉक में, ये क्लॉक है, इसके मिनट का एंगल अगर 3:15 हो रहा है, 3 पर भी वही मिनट का एंगल भी उधर ही होगा और आर का भी एंगल यही होगा, और दोनों रिलेशन शो करना होंगे आपस में। ये एंगल किसका होता है शो? 0 डिग्री।
ठीक है। अगर सपोज दैट 3 बज रहा होता तब बात अलग थी, तब 45 डिग्री का एंगल शो, सॉरी 90 डिग्री का एंगल शो करते, ठीक है। अभी 0 डिग्री। अ मैन फेसिंग साउथ, एक मैन है जिसका फेस साउथ की तरफ है और वो 90 डिग्री टर्न करता है एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री टर्न होकर के इधर आ जाएगा, इधर फेस हो जाएगा उसका एंटी क्लॉकवाइज, यही डिग्री, ठीक है। वो इस डायरेक्शन में अब उसका फेस है, तो बिल्कुल सी बात है ईस्ट में उसका फेस होगा। A dice throw which member is opposite of first opposite face always sum to 7। तो इसमें बेसिक सी बात है, बस इसका आंसर बेसिक सा 6 हो जाएगा। पॉइंटिंग टू अ मैन, मैंने बोला था ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। पॉइंटिंग टू अ मैन, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, राज सेज, राज ये है एक वुमेन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए इशारा कर रहा है। शी इज द डॉटर, शी इज द डॉटर, ये डॉटर है, किसकी डॉटर है बेटा? ऑफ माई फादर ओनली सिस्टर, मेरे फादर के सिस्टर की ये डॉटर है, बस। हाउ वुमेन रिलेटेड टू द राज, तो सिंपल सी बात है वुमेन का रिलेशन राज से होगा, इसके फादर की सिस्टर की डॉटर है ये, तो इसका रिलेशन कजिन वाला होगा, ओके। 55 का राइट आंसर क्या होगा? दैट इज द बी, कजिन। बहुत इजी क्वेश्चन था। साउथ को हम इस लैंग्वेज में लिखते हैं, नॉर्थ को क्या लिखाएंगे? तो देखो SUTH को हम लिखते हैं, बस हमने क्या करा, लास्ट वाला लेटर फर्स्ट जगह पर ले आए, फिर T लेकर आए, फिर UOS लेकर आए। तो नॉर्थ को कैसे, इनको भी जैसा अपोजिट कर दो, सबसे पहले H आ जाएगा, फिर आ जाएगा T, फिर R आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा STRON, STRON, that is option number A। If the time to 20, what is the angle between the R and minute? फिर से आ गया यही एंगल से क्वेश्चन। 220 आपको पता है, इतना तो आप समझदार हैं। R का एंड होगा 2 पर और 20 मिनट्स यहाँ पर, ये दोनों एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें 90 डिग्री है नहीं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसके आजू बाजू का जो भी एंगल होगा 60 पर देख लो, 60 बन जाएगा, 60 इज द राइट आंसर, ठीक है। 57 का राइट आंसर दैट इज द 60, ऑप्शन नंबर 20, 40, एक सेकेंड रुको, इसका राइट आंसर 40 होगा, ठीक है। इन अ क्लास P टॉलर देन Q, फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया यार, बहुत इजी है, पेपर बहुत ज्यादा इजी बना दिया। P इज टॉलर है Q से, Q बट Q शॉर्टर देन R, Q R से शॉर्टर है, S शॉर्टर देन Q, S Q R से शॉर्टर है और S Q से भी शॉर्टर है, ओके। तो समथिंग अभी हमें हु इज द शॉर्टर, तो बेसिक सी बात है, लाइक S इज द शॉर्टर देन समथिंग, अभी ऐसा मान लो, ऐसा बना, फिर से मैं करता हूँ इसको आपके लिए, P इज टॉलर देन Q, ठीक है, बट Q ठीक है, P इज टॉलर देन Q और ये R से शॉर्टर है, ओके, ऐसा है। S इज शॉर्टर देन Q, S जो है शॉर्टर है Q से, S जो है Q से शॉर्टर है, तो अब आपसे पूछ रहा है हु इज शॉर्टेस्ट, तो S इज द शॉर्टेस्ट, ओके। थोड़ा सा घूम गया था। वो एंगल 40 डिग्री है एक ट्राइंगल का, B 60 डिग्री है ट्राइंगल का, C एंगल क्या होगा? देखो सपोज दैट ये ट्राइंगल है, एग्जांपल के तौर, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। एक 40 मिल गया, जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 आपको 40 मिला है, सबको जोड़ दो 80 प्लस C वाला पता नहीं है, ये 18 एंड 40 दैट इज 120, 120 में से 180 माइनस 180 में से 120 माइनस करोगे तो 60 इज द राइट आंसर। 4 12, सॉरी ये 60 है, मैंने 80 लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, तो 80 इज द राइट आंसर। कोडिंग कैट 24 है, डॉग 26 है, तो बैट क्या होगा यार? ये 1000 मरतबा ये क्वेश्चन करा चुका, इसका सीधा सीधा आंसर बताता हूँ, अब आप कर लेना अपने हिसाब से। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर A 23 होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड
देख लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ से शुरू हो रहा है 60 नंबर क्वेश्चन से, और टोटल जो इसके क्वेश्चन आते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, जस्ट अ मिनट, ठीक है, टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 61 से आपको देखने को मिलेंगे। अ टीचर ऑलवेज मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग, दिस रिफ्लेक्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ओके, अच्छा आप एक बात देखिए, बच्चे बहुत ज्यादा ये जो टीचिंग पैडागोजी वगैरह होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह होती है, ये पढ़ते हैं, लेकिन मैं बताऊं ना, इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अप्रोप्रिएट आंसर देखा करिए इसमें। फिर मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सर को कोई क्लासेस लेकर आना चाहिए जो हमारी डिफिकल्टीज को फाइंड आउट कर सके, तो हम लेकर आ सकते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है। ओके, अ चाइल्ड विद डिस्लेक्सिया स्ट्रगल मेनली विद, तो बेटा जो चाइल्ड होता है अगर उसे डिस्लेक्सिया है तो रीडिंग एंड डिकोडिंग वर्ड्स में बेसिकली उसको प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इक्वलिटी इक्विटी इन एजुकेशन मीन्स, देखो इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी पहले की बात होती है, सपोज दैट इक्वलिटी अगर लाना है आपको एग्जाम, मैं दोनों फर्क बता देता हूँ, इक्वलिटी में भी और इक्विटी में। याद रखना, इंडिया जैसी कंट्री में आपको इक्वलिटी से कुछ नहीं होगा, आपको इक्विटी में वर्क करना पड़ेगा, और जब तक आप इक्विटी पे वर्क नहीं करेंगे तो आप लाइक बिल्कुल भी जस्टिस को अचीव कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्विटी पे बात करता है, पूरा पूरा रिजर्वेशन सिस्टम हमारा इक्विटी पे डिपेंड है। इक्विटी क्या होता है? सपोज दैट आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं और आपको 1000 रुपीज इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सब में 200 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दैट इज द इक्विटी। लेकिन इक्विटी क्या होगी? जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दीजिए, कोई अगर ज्यादा पुअर है तो आप उसको 500 तक दीजिए, और जिसको जरूरत नहीं है उसको कुछ भी मत दीजिए, ठीक है। तो इक्विटी इन एजुकेशन मीन्स, तो इसका अगर हम आंसर निकालें तो जैसे हम एक को डिस्कस करते हैं, सेम रिसोर्सेज फॉर ऑल, गलत बात है, बिल्कुल बात है। फेयर अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑफ नीड्स, दैट इज द राइट आंसर। ओके, 63 का राइट आंसर, मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट समझा दिया था, कुछ है ही नहीं। विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट इंक्लूसिव प्रैक्टिस, तो इंक्लूसिव प्रैक्टिस का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अभी हम बात करेंगे, एडेप्टेशन टीचिंग टू सूट ऑल लर्निंग। ओके, ऐसा नहीं होगा। इंक्लूसिव प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? ऐसी क्लास, ऐसी जगह जहां पर हम सबको साथ में लेकर चलें, समावेशी जिसको कहते हैं, समावेशी। इंक्लूसिव ग्रोथ का आपने नाम सुना होगा, समावेशी विकास का नाम सुना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप डिसेबल्ड चाइल्ड को कुछ स्पेशल स्कूल में भेज दें, ऐसा नहीं होता, वो कट जाते हैं वहां जाकर के, ठीक है। और बिल्कुल इग्नोर करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर उनको कोई दिक्कत है तो इग्नोर करते हैं, जो करते भी हैं टीचर बहुत सारे। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो प्लीज ऐसी हरकत कभी मत करिएगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो उसको भी उतना ही पढ़ने का हक है, उतना ही पढ़ने का हक है। उसकी क्या गलती है अगर वो ऐसा पैदा हुआ है? उसकी क्या, हमें उसको भी साथ में लिखा। अगर मेरे आप विचार से, मेरे थॉट से सेटिस्फाई है तो फिर बताइएगा, ठीक है। यूजिंग ओनली वन टीचिंग मेथड, ऐसा भी नहीं है वन टीचिंग मेथड। अगर आप कुछ किसी को बता रहे हैं और उस तरीके से दूसरे को नहीं समझ में आ रहा तो आपको टीचिंग मेथड चेंज करना चाहिए। NEP 20 रिकमेंड फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइस टू, तो इसका मतलब अगर फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट हमने रखे हैं, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट का मतलब समझो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट करती है कि आप ऐसा ना करें, कोई इंसान साइंस है तो साइंस ही पढ़ रहा है, आप उसको भी डाइवर्स कर दीजिए। जैसे उसने कुछ सब्जेक्ट मैथ ले ली, कुछ क्राफ्ट ले लिया, कभी ड्राइंग ले लिया, अगर उसको पसंद है तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? फोकस ओनली आर्ट्स, गलत बात है। अवॉइड एग्जाम, बिल्कुल गलत बात है, एग्जाम तो हमें कराना ही है। रिड्यूस सिलेबस, बिल्कुल गलत बात है। प्रमोट होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग इज द राइट आंसर। याद रखना इस चीज को, मेरी एग्जाम ना आपका जो होगा उसमें 4 अगर ऑप्शन है और आपको थोड़ी सी भी वो है, ठीक है, थोड़ी सी भी आपको जानकारी है उसके बारे में, इंफॉर्मेशन है, तो 3 ऑप्शन तो फालतू ही होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा फालतू ऑप्शन कैसे पहचानेंगे। ये देखिए, अ टीचर हु रिफ्लेक्ट ऑन क्लासरूम टीचिंग एंड मॉडिफाई स्ट्रेटेजिक इन इस प्रैक्टिसिंग, तो सिंपल सी बात समझो क्या कह रहा है? अ टीचर हु रिफ्लेक्ट ऑन क्लासरूम टीचिंग,
and modify strategy and practicing. तो ऑथोरिटेरियन टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, मैकेनिकल टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग। ठीक है, अगर वो मॉडिफाई कर रहा है और स्ट्रेटेजाइज कर रहा है प्रैक्टिसिंग को, तो सिंपल सी बात है, इसका बेहतरीन आंसर होगा 66 का बी पार्ट, रिफ्लेक्टिव टीचिंग को। अथॉरिटेरियन टीचिंग का मतलब ये होता है कि टीचर अपनी मर्जी से पढ़ाया चला जा रहा है, ना स्टूडेंट्स की कुछ सुनना है, बस वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, जो कि बहुत क्लासेस में देखना पड़ता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ही पीछे, कोई वन टू वन इंटरेक्शन ही नहीं होता कि क्लास में टीचर और स्टूडेंट, टीचर्स ने अपने आप को ऐसे बना रखा है जैसे आई एम सुपीरियर क्लास में, तो ये गलत चीज है बहुत ज्यादा। ट्रेडिशनल टीचिंग भी ऐसी ही होती है, मैकेनिकल टीचिंग कोई मतलब नहीं है इसका। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई फोकस्ड ऑन, तो इसका मेन फोकस रहता है ऑप्शन नंबर बी, सोलिस्टिक एंड को, ठीक है, को स्कॉलिस्टिक एरियाज। ठीक है, a child consistently fails in math despite normal intelligence, the indicate, तो सिंपल सी बात, इसका राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो राइट आंसर होगा, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, एनालाइजिंग। अ टीचर यूजिंग ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट दिस प्रमोट्स, तो अगर टीचर ग्रुप डिस्कशन करा रहा है और प्रोजेक्ट दे रहा है बच्चों को, तो पैसिव लर्निंग को फोकस कर रहा है, एक्टिव एंड कोलैबोरेशन लर्निंग को फोकस कर रहा है, मेमोराइजिंग को फोकस कर रहा है, या साइलेंस को फोकस कर रहा है। साइलेंस बिल्कुल ही गलत आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके अलावा पैसिव लर्निंग बिल्कुल ही गलत आंसर हो जाएगा, मेमोराइजिंग का भी नहीं है, एक्टिव एंड कोलैबोरेशन को फोकस कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाइन्ड टू एनईपी 2020, 2020 में एनईपी जो आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कौन सी चीज नहीं थी, तो उसमें कौन सी चीज नहीं थी, सिंपल सी बात है, रूट मेमोराइजेशन नहीं था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, ठीक है, कंटेम्प्ट, ठीक है, अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग भी थी। ओके, a student gives wrong answer but show effort the teacher should, ठीक है, तो सिमिलर सी बात है, अगर वो रॉन्ग आंसर दे रहे हैं तो आपको इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कट कर दो इसको। ठीक है, ठीक है, पेनलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिमूव फ्रॉम क्लास बिल्कुल गलत बात है, ऐसे लोग कर देते हैं और मुझे हंसी आती है ऐसी क्लास पर। ठीक है, तो प्रोवाइड क्या करेंगे आप, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक करना चाहिए। अच्छा, मैं इस बात से आप लोग बचाइएगा यार, मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं, नो डाउट, क्या किसी गलत जगह से बीएड करना सही है? मैं क्या करता हूँ कि इंसान बीएड तो कर लेता है इधर उधर से, मैं जामिया की बात नहीं करता, मतलब अगर हिंदुस्तान के कुछ कॉलेजेस का नाम लोगे जहां पर एक अच्छा बीएड होता है, तो उसमें जामिया एक है, कुछ कॉलेज हैं, सब नहीं है। ठीक है, तो अगर सपोज दैट उसने किसी विलेज के किसी रूरल इलाके से बीएड कर लिया, तो एक सवाल का जवाब बताओ, क्या वो एक अच्छा टीचर बन सकता है? क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में कोई टीचर के लिए भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसकी वो पर्सनैलिटी को चेक कर सके, तो वो सब ये सब तो करेंगे, और बहुत आराम की जॉब समझी जाती है टीचर की। ठीक है, टीचर की बहुत आराम की जॉब समझी जाती है, और इसलिए ये लाइक एनवायरनमेंट खराब होता है, तो टीचर्स के लिए भी कुछ ऐसा एग्जाम होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, सपोज दैट आप जामिया जैसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको फिल्टर आउट कर दिया जाता है ऐसे एग्जाम में, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अलग है, और वहां पर विलेज वगैरह में ऐसे लाइक फिर आप भी डिमोटिवेट हो जाओगे चल जाकर के। खैर, उनको हम किसी अनदर सेशन में डिस्कस करेंगे। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर मिक्स एबिलिटी क्लासरूम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 73 का डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब आप देख लीजिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट डिफर्स फ्रॉम द सबमेटिव असेसमेंट बिकॉज इट, 74 का जो राइट आंसर होगा, सपोर्ट्स ऑनगोइंग लर्निंग। RPWD एक्ट 2016 मस्ट बी, तो 2075 का जो आंसर होगा वो होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, और इस एक्ट का पूरा नाम था राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल लर्निंग को बेसिकली लाया गया था इसमें एजुकेशन में। आपने देखा होगा कई सारी चीजें करी गई हैं इस एक्ट के थ्रू,
बच्चों के लिए। अ टीचर कनेक्ट न्यू नॉलेज विथ प्रायर नॉलेज, ठीक है। तो कैसे क्या होता है इसका मीन 76 का बी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच विच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। तो 77 का ओपन एंडेड क्वेश्चंस। द पर्पस फीडबैक इज टू, तो पर्पस फीडबैक क्रिटिसाइज करना मेनली नहीं होता, फीडबैक का पर्पस गाइड इम्प्रूवमेंट, कंपेयर स्टूडेंट एंड पनिश। सिंपल सी बात है, अपने आप को इम्प्रूव करना इसका पर्पस होता है, गाइड इम्प्रूव, ठीक है। ऐसा नहीं करो कि टीचर स्टूडेंट्स ने फीडबैक दे दिया आपके खिलाफ कुछ, तो पकड़ के उसको कोने में ले जाकर के लाइक 3rd डिग्री दे दिया। प्लीज ऐसा नहीं करने का है किसी के साथ। अ स्टूडेंट इज, ठीक है, हाइपर एक्टिव एंड ठीक है, इंटेंटिव द मे इंडिकेट, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ADHD, दैट इज ओके। इसका आगे चलते हैं, और अगर आपको इसकी फुल फॉर्म जानना है ADHD की, तो इसका होता है अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ओके। इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स करिकुलम टू बी, तो इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स करिकुलम टू बी, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेड, ओके। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है फ्लेक्सिबल, पूरी फिक्स नहीं कर देना है, नहीं कि रिजिड बनाना है, नहीं सेम फॉर ऑल। NEP 2020 प्रपोज द वोकेशनल एक्सपोजर फॉर वोकेशनल एक्सपोजर किस क्लास के लिए था बेसिकली, तो इसका राइट आंसर होगा क्लास 6, ओके, मिडिल स्कूल। 82 विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का बेस्ट एग्जाम्पल होगा कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, कंसिस्टेंटली एक्सपेरिमेंट कराना हर एक चीज पर। आपने देखा होगा NCERT की बुक ऐसे ही नहीं लिख दी है, पीछे हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट दिया होता है। आप भले ही आप ह्यूमैनिटी से पढ़ रहे हो, तो वहां पे अगर पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट से रिलेटेड एक्टिविटी ये टीचर्स को परफॉर्म कराना चाहिए बच्चों को याद करने के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट 12 गवर्नमेंट स्कूल से पास कर लेते हैं, उनको यही नहीं पता है कि पार्लियामेंट एक्चुअल क्या होती है, उनको यही नहीं पता है जुडिशरी क्या होती है यार। तो अब इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, इसमें जो टीचर हैं उनकी गलती है। टीचर इनकरेज क्वेश्चनिंग इन क्लास दिस डेवलप, तो क्या डेवलप करेगा यार, क्यूरियोसिटी को डेवलप करेगा, ओके, बस सिंपल सी बात है। असेसमेंट्स फॉर लर्निंग मीन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूअस फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा जो असेसमेंट आप करते हैं उनको बेसिकली अ टीचर लेबल्स अ चाइल्ड एज वीक दिस, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डिमोटिवेटिव एंड हार्म सेल्फ स्टीम, इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमने स्पेशल एजुकेशन का पेपर को कंप्लीट किया, ठीक है। ये हमारा जो एग्जाम पेपर था SLD का था, उसको आप ध्यान रखिएगा, ओके। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये एग्जाम पेपर, ठीक है। और अगर आप व्हाट्सएप नंबर हमारा जानना चाहते हैं तो आप चैनल की किसी भी वीडियो में चले जाइए, वहां पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। 2 व्हाट्सएप नंबर है, एक 88 से होगा, एक 74 से होगा, आप इन दोनों पर हमसे गाइड ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।